गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 8 के साइंस का 18th चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप वीडियो के अंत में बने रहें। पिछले लेक्चर में हमने बताया था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताया था। उसमें 3 पॉइंट हमने बताए थे। तो तीसरे पॉइंट में हमने बताया था कि कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड लीव्स को भी डिग्रेड करते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हम बताने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, फोर्थ पॉइंट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NO2, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोकार्बन। देखिए ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोकार्बन को भी ये ऑक्सीडाइज करता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के पार्ट्स होते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड, द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन को ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देते हैं टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग, टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग, और ये बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वहां तैयार होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। और फोटोकेमिकल स्मॉग का काम क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग causes eye irritation, asthma, nasal and throat infection, ये देखिए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो आपके क्या करेंगे, आई को इरिटेट करेंगे, आई में इरिटेशन उत्पन्न करेंगे, अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, नासल्स एंड थ्रोट इन्फेक्शन आपको चालू हो जाएगा। दिस ऑल थिंग्स इज ड्यू टू फोटोकेमिकल स्मॉग एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट क्या है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, sulfur dioxide, so formula is SO2, सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड हुआ। इसमें क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय combustion of sulfur. It is produced by combustion of sulfur containing fuel like coal and oil. So, produced by combustion of sulfur containing fuel like coal and oil. कोल और ऑयल के कंबशन से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस प्रोड्यूस होते हैं, या सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब 2 तरह के गैस प्रोड्यूस होते हैं। सल्फर का 2 कंपाउंड हो जाएगा SO2 और SO3। सल्फर के 2 कंपाउंड बनेंगे SO2 और SO3। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल, कोल और ऑयल से। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटल के निष्कर्षण में जो होता है एक टेक्निक होता है जिसका नाम है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में फ्लोटेशन मेथड होता है, जिसमें कि सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। तो मतलब कि सल्फर के ऑक्साइड जो हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन के दौरान भी प्राप्त होते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर ऑब्टेन्ड बाय मेटलर्जिकल ऑपरेशन। Oxides of sulfur is also
obtained by metallurgical ऑपरेशन के दौरान ये प्राप्त होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय मेटलर्जिकल ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के मेटलर्जिकल ऑपरेशन से भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल। कोल और ऑयल में सल्फर होते हैं और इससे मिलता है आपको, इसके ऑक्सीडेशन से, इसके कंबशन से आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। कोल और ऑयल के कंबशन से मिलेगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिलेगा मेटलर्जिकल ऑपरेशन से भी मिलेगा आपको, इस तरह के ऑक्साइड आपको प्राप्त होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड्स। नाउ वी विल डिस्कस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ harmful effect of sulfur dioxide. Here harmful effect of sulfur dioxides or sulfur, harmful effect of oxides of sulfur। सल्फर के ऑक्साइड के क्या हानिकारक प्रभाव है? तो पहला कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जहां भी ज्यादा होगा आपको हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा। दीज ऑल थिंग्स आर कॉमन फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। मतलब इट कॉजेस हेडेक, vomiting and even death, और आपके मृत्यु का भी कारण बन सकता है। वोमिटिंग एंड डेथ। डिस्ट्रॉय वेजिटेशंस एंड वीकेंस बिल्डिंग। इट destroy vegetation and weakens building material and constructions। देखिए यहां पर जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो आपके नेचुरल वेजिटेशन, जो भी खेती बाड़ी है, उसको डिस्ट्रॉय करता है और वीकेन करता है बिल्डिंग मटेरियल्स को, और उसके कंस्ट्रक्शन को कमजोर कर देता है। इट ऑल्सो मिक्सेस विथ स्मोक। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, also mix with smoke, ये स्मोक के साथ मिल जाता है to form smoke, smog। what is smog? is smoke plus fog को बोलते हैं smog, which is very harmful। अब इसमें it oxidized atmospheric to form sulfur trioxide। देखिए फोर्थ में it is oxidized, खासकर ये बात कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड जो है is oxidized to with form SO3। ये SO3 में
जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर जाना है, ऑक्सीडाइज करते हैं। विच कंबाइंस इन वाटर, जब ये एटमॉस्फेयर में है तो ये ऑक्सीजन एयर वाटर से कंबाइन करके, जब सल्फर डाइऑक्साइड आपका वाटर में स्पेस में है, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में है, तो रेनिंग के समय इस वाटर के साथ कंबाइन करके ये एसिड्स बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स, तो उससे एसिड रेन होते हैं। तो दिस वेयर द हार्मफुल इफेक्ट। पहला, ये हार्मफुल इफेक्ट में ये जनाब क्या करते हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट में हेडेक, वोमिटिंग एंड इवन डेथ, डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, वीकेंस बिल्डिंग एंड मटेरियल कंस्ट्रक्शंस, स्मोक के साथ मिल करके ये स्मोक बनाता है, ऑक्सीडाइज करता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड पढ़े, सल्फर डाइऑक्साइड के बाद अब जो है सिक्स्थ में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड एज एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा जो है वो एयर पॉल्यूटेंट है। ये कैसे एयर पॉल्यूटेंट है इसके बारे में हम समझेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म कैसे पहले बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण में के बारे में पढ़ेंगे। हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड इज फॉर्म, ये कैसे बनते हैं। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट, इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट combustions of fuels, combustion of fuel, ये फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ फ्यूल, एंड फ्यूल इसका इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ होता है, पूरा का पूरा कंबशन नहीं करे वैसे कंबशन से बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कंबशन कहाँ, इन होम्स, घर में हो या इंडस्ट्रीज में हो, और इंडस्ट्रीज दिस थिंग्स, और ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स। देखिएगा कि यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से बनता है। फ्यूल के अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड अनिवार्य रूप से बनेगा। ये कहाँ कहाँ होता है, होम्स में, इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में। तो हम जानेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेडली पॉइजनस, ये याद रखेंगे आप। कार्बन मोनोऑक्साइड is highly poisonous gas, highly poisonous gas। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम समझेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। How carbon monoxide is formed? It is formed by incomplete combustion of fuel in homes, industries and automobiles. Carbon monoxide is highly poisonous gas. ये incomplete combustion से बनता है फ्यूल के, you should know। फ्यूल के incomplete combustion से ये deadly poisonous gas बनते हैं। अब harmful effect of
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में समझेंगे। तो कैसा है ये? इनहेल्ड, इफ इनहेल्ड, पहला चीज कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं तो लंग्स से वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में हमारा ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी है। मतलब रेड ब्लड सेल्स इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन का कैरियर है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैरियर है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आप लेते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 टाइम्स फास्टर वो कंबाइन करेगा। 200 टाइम्स फास्टर योर हीमोग्लोबिन विल कंबाइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं कि वो आपके चले जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये ब्लड स्ट्रीम है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है। जैसे कि हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि अगर ब्लड में, लंग से ब्लड में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, CO2 है और यहां पर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच जो कंपटीशन होगा, हीमोग्लोबिन है ये आपका Hb, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा। मींस मोर फास्टर, वेरी स्लो ये होगा, मतलब 200 टाइम्स फास्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ 200 टाइम्स फास्ट रेट से कंबाइन करेगा और बनाएगा क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हैंड कैरेज हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेड होता है, ये ऑक्सीजन से भी कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैरियर है। और साथ में अगर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के से 200 गुना टाइम्स फास्ट ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा, 200 टाइम्स फास्ट देन ऑक्सीजन, कंबाइंस 200 टाइम्स फास्ट। ये कंबाइंस करता है 200 टाइम्स फास्ट देन ऑक्सीजन। इवन मान लीजिए कि अगर इसका कंसंट्रेशन लो है, इवन लो कंसंट्रेशन have magnified effect on our body। कार्बन मोनोऑक्साइड के लो कंसंट्रेशन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। दे प्रोवाइड वेरी लार्ज इफेक्ट एंड CO रिड्यूसेस। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, CO है, ये O2, तो इससे पहले ये जाके जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन से, तो इट रिड्यूस करता है हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि ऑक्सीजन के से कॉम्बिनेशन जो होता है वो नहीं होने देता है, क्योंकि ये जो है इसको हटा, इससे 200 गुना फास्ट हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है। तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। कार्बन मोनोऑक्साइड reduces oxygen carrying capacity, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। दिस इज योर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट 200 टाइम्स फास्ट रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन जो है इसको ऑक्सीजन ये कंपीट करता है और इसके ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। यहां पर अगर मान लीजिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो गया अगर शरीर में, तो वहां ज्यादा कंसंट्रेशन वाले ऑक्सीजन के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करेगा
मान लीजिए कि सपोज यू है, मान लीजिए कि ये हीमोग्लोबिन है यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मीन्स सिंस हार्ट एंड ब्रेन आर द टिश्यू मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। देखिए हार्ट है, हार्ट एंड ब्रेन आर मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू, बहुत सेंसिटिव टिश्यू है, मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, इसमें ऑक्सीजन का थोड़ा सा अभाव जो है वो आपको सीरियस इफेक्ट कर देगा। तो हार्ट एंड ब्रेन शो सीरियस इफेक्ट कब? ऑन एक्सपोजर टू CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहां पर जब मान लीजिए कि इफ यू आर स्लीपिंग, अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है, मान लीजिए कि इफ यू आर स्लीपिंग लाइक दिस इन दिस पोस्चर, आप स्लीप हो रहे हैं, तो क्या होता है कि इसमें ये जो आपका हार्ट है एंड ये आपका दिमाग, हार्ट एंड ब्रेन्स जो होते हैं मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ये ब्रेन हो गया, ब्रेन, और ये हो गया हार्ट, ये क्या होंगे? ब्रेन और हार्ट मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हियर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आ जाते हैं तो हमारा सबसे अधिक नुकसान इन दोनों का होगा, बिकॉज दीज आर द टिश्यू, और टिश्यू ऑफ हार्ट एंड ब्रेन आर मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, एंड सो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आता है तो यू नो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंपीट करता है और उसके ऑक्सीजन को हटा के खुद वहां पर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन वाले वातावरण में हम जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे वहां से लूज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन कंपीट करे और कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा दे। तो सो हार्ट ब्रेन टिश्यू जो होते हैं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में ज्यादा हार्ट और ब्रेन आपके डैमेज करते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड may paralyze and even kill। ज्यादा जो है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का आपको लकवाग्रस्त कर सकता है और किल कर सकता है। पैरालाइज नॉर्मल ब्रेन एक्शन, पैरालाइज नॉर्मल ब्रेन या हार्ट एक्शन। ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करेगा? आपके नॉर्मल ब्रेन एक्शंस को पैरालाइज करेगा और इवन वो किल कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हमारे आम शहरों में किस तरह से है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO levels in cities may vary। कार्बन मोनोऑक्साइड level in cities may vary। ये बदलता है कहां से कहां तक? 5 to 100 पार्ट पर मिलियन, 5 to 100 ppm, 5 से 100 ppm तक। मेनली टू मोटर व्हीकल्स, it is mainly due to motor vehicles। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल सिटीज में वैरी करता है 5 पार्ट पर मिलियन
ppm इज ए पार्ट पर मिलियन, कंसंट्रेशन का एक मात्रक है, मतलब अमाउंट, मात्रा का एक यूनिट है ppm, इज मेनली ड्यू टू मोटर व्हीकल्स, मतलब कि ये मोटर व्हीकल्स के कारण हमारे टाउन्स में, हमारे शहरों में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का शहरों में सबसे बड़ा कॉज कौन है? मोटर व्हीकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्ट पर मिलियन, और यहां पर उसका इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्ट पर मिलियन में कंसंट्रेशन और उसके प्रभाव के बारे में। अगर 100 पार्ट पर मिलियन हो गया आपके अगर सराउंडिंग में, तो समझ लीजिए कि हमेशा आपका सर दर्द और ये हो जाएगा ऑलवेज हेडेक, ये आपका बना रहेगा, ये हेडेक बना रहेगा। डिसओरिएंटेशन, ये भी आपको बना रहेगा, आप कभी भी अपने आप को ओरिएंटेड महसूस नहीं कीजिएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन 300 ppm हो गया, तो 300 ppm में लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, आप होश हवास खो बैठे हैं, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस अगर 600 पार्ट पर मिलियन हो गया तो आप यहां कॉमा में चले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉमा। और 800 पार्ट पर मिलियन हो गया तो दिस विल लीड्स टू डेथ, ये डेथ। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ते प्रभाव किस तरह से हम पर जीवन से लेकर मृत्यु तक के लिए काफी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि जब हम देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड 100 पार्ट पर मिलियन है, तो ये आपका हेडेक के लिए जिम्मेवार है, डिसओरिएंटेशन के लिए जिम्मेवार है। यही 300 पार्ट पर मिलियन हो गया तो आपके कॉन्शियसनेस में लॉस हो जाएगा, और 600 पार्ट पर मिलियन में कॉमा, और 800 पार्ट पर मिलियन में यू मे हैव डेथ। This is the varying concentration of carbon monoxide and different concentration of carbon monoxide. ये कार्बन मोनोऑक्साइड के अलग अलग सांद्रताओं में अलग अलग प्रभाव। 100 पार्ट पर मिलियन ऑलवेज हेडेक आपको बना रहेगा 100 पार्ट पर मिलियन पर, सो आप डिसओरिएंटेड महसूस करेंगे। 300 पार्ट पर मिलियन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड 600 800 एस्केप फ्रॉम कार। सो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कंप्लीट कंबशन का होना जरूरी है। ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनते हैं? ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारी जिम्मेवारी है कि कैसे हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। हाउ विल वी रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन? हाउ विल वी रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन? अब एयर पोल्यूशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। यू हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर एयर पोल्यूशन को कम करना हमारी आवश्यकता हो गई है, हमारी नेसेसिटी हो गई है, सो मॉडिफाइंग ऑटोमोबाइल इंजन, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। व्हाट इज दिस? मेथड ऑफ reducing air pollution। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन में इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन से और भी कुछ खतरा है, जो है आपका एसिड रेन के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो एसिड रेन क्या है? अब अदर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन में, अदर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का दूसरा प्रभाव, एक हो गया एसिड रेन, दूसरा हो गया ग्लोबल वार्मिंग। एक एसिड रेन हो गया और दूसरा हो गया क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स पृथ्वी के ताप का बढ़ना। एसिड रेन क्या है कि नॉर्मली जो मोटर व्हीकल्स हैं
वो क्या करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ऑलरेडी हमारे वातावरण में शुरू से कार्बन डाइऑक्साइड था। देखिए बच्चों, शुरू से हमारे एटमॉस्फेयर में ये CO2 मौजूद था। तो इससे क्या होता था, इससे जो भी रेन आता था, तो रेन जनरली एसिडिक ही होता है। उसका pH वैल्यू 5.6 था। रेन का जो नेचुरल pH वैल्यू है 5.6 है। लेकिन हम अपने कुछ एक्टिविटीज से कुछ ऐसे हार्मफुल गैसों को एटमॉस्फेयर में डाल दिए, जैसे कि हो गया ये SO3 और ये हो गया NO2। ये गैस हम अपने एटमॉस्फेयर में डाल दिए, तो ये गैस अब नए रूप से हमारे एटमॉस्फेयर में है। और जैसे वर्षा की बूंद H2O इनके साथ मिलती है, H2O वर्षा की बूंद इनके साथ मिलती है, तो अलग अलग एसिड्स बनाती है। ये H2SO4 बना देता है और यहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये भी अब हमारे वर्षा जल के साथ धरती पर आने लगते हैं, जो कि एसिड रेन का कारण बनते हैं। तो एसिड रेन्स में, इन केस ऑफ एसिड रेन pH जो होगा वो लेस देन 5.6 से कम होगा pH का वैल्यू। pH जब 7 से कम होता है, pH लेस देन 7, तो ये होता है एसिडिक। pH जब बराबर होता है 7 के, तो ये हो जाता है न्यूट्रल। pH जब बड़ा होता है 7 से, तो ये हो जाता है बेसिक। These are the pH values for acid and base and neutral conditions। तो हम लोगों ने क्या देखा एसिड रेन्स में मेनली जिम्मेवार हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही वातावरण में है, तो उसी के चलते जो रेन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। उसका pH वैल्यू, नॉर्मल pH वैल्यू 5.6 है, जो बहुत पहले से ही ऐसा ही pH 5.6 बनता आ रहा है। लेकिन हम अपने कुछ ऐसे क्रियाकलाप से कुछ अदर गैसेस को अपने एटमॉस्फेयर में सेंट अप कर दिए हैं, और ये जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं फिर रेन वाटर के साथ ये दोनों मिल जाते हैं। रेन वाटर के साथ मिलने के बाद वो एसिड के रूप में फिर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिनका pH 5.6 से कम हो जाता है, और वो एसिड रेन्स कहलाते हैं। दीज आर एसिड रेन्स। एसिड रेन में oxides of sulfur and nitrogen, oxides of sulfur and nitrogen, oxides of sulfur and nitrogen present as a pollutant, in our atmosphere, present as pollutant in our atmosphere, react with rainwater, ये react with rainwater, ये रेन वाटर से रिएक्ट करते हैं to form sulfuric acid and nitric acid, to form sulfuric acid and नाइट्रिक एसिड, ये बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। एंड दीज एसिड कम्स डाउन विथ रेन। दीज टू एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3। दीज टू एसिड्स कम डाउन ऑन अर्थ, ये अर्थ पर आते हैं, अर्थ पर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन, फॉल्स on earth as rain, और ये पृथ्वी पर रेन्स के रूप में गिरते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। इसको क्या कहें हम लोग? एसिड रेन कहते हैं। दिस इज एसिड रेन। इस रेन को एसिड रेन कहते हैं। कभी कभी इंडस्ट्रीज में जहां जहां इंडस्ट्री डेवलप होता है, वहां उस पृथ्वी के चारों तरफ मिसा अपने टेरेस्ट्रियल लेवल के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे गैस भी होते हैं, वो भी वर्षा के बूंद के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के रूप में गिरते हैं। These also falls in the form of hydrochloric acids. This was the acid rain.
ये एसिड रेन था। अब हम लोग क्या करेंगे एसिड रेन्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन का प्रभाव क्या पड़ता है ये हम लोग जानेंगे। एसिड रेन का प्रभाव क्या पड़ता है ये हम लोग पढ़ेंगे। एसिड रेन का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो एसिड रेन का प्रभाव जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पहला पॉइंट हो गया आपका कि द वाटर ऑफ लेक्स, द वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर becomes acidic and thus unsuitable for aquatic plant and animals। ये प्लांट और एनिमल्स के लिए क्या होते हैं अनसुटेबल होते हैं। वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर्स बिकम्स एसिडिक, एसिड रेन से, और एसिडिक जब हो जाएगा तो वो पौधे और जानवरों के लिए क्या हो जाएगा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, अनसुटेबल हो जाएगा। सेकेंड, सॉइल बिकम एसिडिक एंड देयरफॉर, सेकेंड बताएंगे कि सॉइल बिकम एसिडिक, सॉइल एसिडिक हो जाएगा, soil become acidic and therefore unsuitable for cultivation, ये कल्टीवेशन के लिए असहज हो जाएगा, अनसुटेबल हो जाएगा। एंड स्कल्पचर, मोन्यूमेंट एंड बिल्डिंग, स्कल्पचर, थर्ड स्कल्पचर, monument and buildings are, जितने भी स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर कोरोडेड, ये क्या हो जाएंगे एरोडेड, दिस बिकम्स कोरोडेड, ये आसानी से एरोड हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएंगे और एरोडेड, दिस इज दिस, मतलब आर इरोडेड। तो ये है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ये पानी में रहने वाले लैंड्स और एनिमल्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा एसिड रेन से। सॉइल, मिट्टी जो है एसिडिक होने पर कल्टीवेशन के लिए सहायक नहीं होगी। स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स भी एरोडेड हो जाएंगे। तो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ये है अर्थ। तो क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ट्रैप्स हीट, CO2, ये इन एयर, ये क्या करते हैं हीट को ट्रैप करते हैं, हीट। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ट्रैप हीट, ये हीट को ट्रैप करते हैं ऑफ सन एंड रेडिएट इट बैक, और उसको फिर क्या करते हैं लौटा देते हैं, ये फिर री रेडिएट करते हैं,
radiate the heat. This makes the air warm. This makes air warm. कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम है, जो भी हीट है वो इंफ्रारेड होते हैं। तो ये हीट जो है इसका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। हीट के रूप में केवल इंफ्रारेड रेडिएशन ही होता है, कॉल्ड हीट वेव्स। मतलब जहां भी हीट है वहां इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर ट्रैप हीट ऑफ सन एंड रेडिएट इट बैक। दिस मेक्स एयर वार्म एंड कंफर्टेबल फॉर लिविंग बीइंग ये जीव जंतुओं के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए कंफर्टेबल फॉर लिविंग बीइंग, इनफैक्ट इट मेक इट पॉसिबल, दिस मेड पॉसिबल लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये लाइफ जो है एग्जिस्ट किया इसी के बदौलत। अदरवाइज नाइट वुड बी कोल्ड। अदरवाइज क्या होगा, नाइट वुड बी कोल्ड। हमारा रात जो होता, नाइट वुड बी कोल्ड, नहीं तो रात हमारा बहुत ठंड होता। लेकिन हो क्या रहा है कि अब जो है पेड़ पौधे के कटने के कारण चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ते जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर स्टिल राइजिंग, मतलब CO2 level in atmosphere is still rising. CO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर जो है ये बढ़ता जा रहा है, स्टिल राइजिंग। इससे क्या हो रहा है, इट में लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर, इट लीड्स टू इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। इससे हो सकता है कि क्लाइमेटिक चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट लीड्स टू क्लाइमेटिक चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जलवायु बदल जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड साइक्लोन। दिस results in frequent flood and cyclone। इससे बार बार बाढ़ जैसे स्थितियां बनती रहेंगी और साइक्लोन आते रहेंगे। इट में लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स। इट में लीड्स टू, सेकेंड, इट में लीड्स to melting of polar ice cap। पोलर आइस कैप जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जान ही रहे कि हीट को ट्रैप करता है, इंफ्रारेड को ट्रैप करता है, तो वो जब रीरेडिएट करेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, इट में लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप। ये पोलर आइस कैप मेल्ट कर जाएंगे and leads to raise in sea level, leads to raise in sea level। ये हमारे समुद्र के लेवल को बढ़ाएगा और जो वहाँ कोस्टल एरियाज में लोग हैं उनके लिए आपदा हो जाएगा। मतलब people living in coastal areas will be more affected। ये ज्यादा affected हो जाएंगे, समुद्री तट पर रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर इज ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग गैस।
gases responsible for gases responsible for global warming is CO2, water vapor, nitrous oxide and so on। ये जो है गैस बहुत ज्यादा क्या है, रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और इसको दिस इफेक्ट टोटल इफेक्ट वाज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस टोटल इफेक्ट वाज दिस टोटल heating effect of earth due to CO2, H2O vapor and nitrous oxide, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, H2O वेपर, वाटर वेपर, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट था, दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहां अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेथड्स applied to reduce air pollution। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मेथड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, कैसे आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय मॉडिफाइंग ऑटोमोबाइल इंजन, बाय मॉडिफाइंग ऑटोमोबाइल इंजन, इससे क्या होता है, सो दैट कंप्लीट कंबशन में टेक प्लेस, सो दैट कंप्लीट कंबशन में टेक प्लेस, इससे पूर्ण रूप से कंबशन होता है। दूसरा है यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस on burning produces much less pollutant, it is a cleaner fuel, ये साफ सुथरा ईंधन है। यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल, पेट्रोल में पहले जो है उसको इंजन को स्मूथ रखने के लिए लीड मिलाया जाता था, ऑटोमोबाइल को स्मूथ रन करने के लिए उसमें लीड मिलाया जाता था, लेड वाज एडेड, लेकिन वो जो है बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारक बना, इसलिए अब जो है अनलेडेड पेट्रोल यूज किया जाता है। यूजिंग क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, यूजिंग फोर्थ पॉइंट क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज
सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो ये जो था मेथड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ऑटोमोबाइल के इंजन को मॉडिफाई करेंगे सो दैट कंप्लीट कंबशन में टेक प्लेस। अनकंप्रेस्ड मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे सीएनजी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत लेस पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं। यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल, लेड जो है क्या करते थे कि ऑटोमोबाइल को स्मूथली रन कराने के लिए लेड मिलाया जाता था, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत था, इसके लिए हम लोग अब लीड विदाउट लेड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि इससे पॉल्यूशन मुक्त हो जाएंगे हम लोग। वी विल बी पॉल्यूशन मुक्त, मतलब वी विल फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। अब टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। नाउ वी विल स्टडी वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन है क्या? तो वाटर में पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होगा वाटर पॉल्यूटेंट के चलते। तो पॉल्यूटेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर pollutant, substance that pollute water is called water pollutant। water pollutant वो सब्सटेंस जो वाटर को प्रदूषित करता है उसको वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो whenever harmful substance, जब कोई भी harmful substance such as sewage, toxic substance, slip अगर पानी के साथ मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये पॉल्यूटेड हो जाते हैं। दिस बिकम्स पॉल्यूटेड। तो पॉल्यूटेड वाटर कैसे हमको पता चलेगा कि वाटर पॉल्यूटेड है? तो इसमें what indicates water pollution? What indicates water pollution? water पॉल्यूशन क्या इंडिकेट करता है वाटर पॉल्यूशन? व्हाट इंडिकेट्स वाटर पॉल्यूशन? पहला, इट टेस्ट बैड। इट टेस्ट बैड, इसमें जो टेस्ट होता है वो बेकार होता है, बैड होता है। इट स्मेल्स बैड। इट स्मेल्स बैड, इसमें स्मेल बहुत बुरी होता है। ऑयल और ग्रीस इज फ्लोटिंग ओवर इट। ऑयल और grease is floating over it। ऑयल और ग्रीस जो है इस पर फ्लोट कर रहा है। There has been decrease in population of fish। There has been decrease in population of fish। मछलियों की संख्या में क्या होती है? कमी आ जाती है। There has been unchecked growth of weeds। There has been unchecked growth of weeds। weeds की संख्या में बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है। तो ये सब वाटर पॉल्यूशन है के को दर्शाते हैं। These all things indicates about the water pollution। ये सभी बताते हैं कि हमारे वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है। अब इसमें गंगा जो है हमारी नदी, we all know, we all are very very familiar with our river Ganga। river Ganga, there has been lot of story from ancient time about the river Ganga। So Ganga is one of the most famous river of India। It sustains most of the northern, central and eastern Indian population। Ganga, river Ganga
रिवर गंगा सस्टेन करती है मोस्ट ऑफ नॉर्थर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन, इसको ये भरण पोषण करती है इंडियन पॉपुलेशन, इनका ये रिवर गंगा भरण पोषण करती है। और क्या है कि मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर डेली नीड्स, मतलब प्रत्येक दिन की आवश्यकताओं के लिए हजारों लाखों लोग इस रिवर गंगा पर निर्भर करते हैं। मतलब रिवर गंगा पर मिलियंस ऑफ पीपल्स अपने नीड्स के लिए हमारी पवित्र नदी गंगा पर निर्भर करते हैं। तो निर्भर करते हैं अपनी जीविका के लिए। यहाँ क्या है, लेकिन आज जो है रिसेंटली व्हाट हैपेंस, आजकल हमारे रिवर गंगा में बहुत से अवांछित चीज भी फेंके जा रहे हैं। तो रिसेंटली स्टडी बाय WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने गंगा नदी के बारे में अध्ययन किया कि इट इज द वन ऑफ द 10th मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। मतलब गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड, गंगा इज one of the 10 most endangered river on the earth। हमारी पृथ्वी पर गंगा 10वीं सबसे ऐसी नदी है जो एंडेंजर्ड है। पोल्यूशन लेवल जो है हमारी नदी गंगा में लगातार बहुत पहले से ही बढ़ते जा रहे हैं, और जिस पोल्यूशन लेवल हमारी नदी गंगा के लगातार सालों से बढ़ते जा रहे हैं, और जिस शहर या नगर को छूती हुई हमारी गंगा बह रही है, वहाँ के रहने वाले लोग भी उसमें कूड़ा करकट कचरा सब जितना भी है, डेड बॉडीज, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, सब कुछ उसमें मिला दे रहे हैं। एवरीथिंग इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मफुल थिंग को डायरेक्टली रिवर गंगा में डाल दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज, मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स आर थ्रोन इन गंगा। इनफैक्ट इन सभी चीजों को डालने के बाद बहुत जगह पर गंगा नदी पॉल्यूटेड हो गई है, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हमारी गंगा मृत के समान है, वहां पर पानी नहीं है। तो यहाँ पर इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मेनी प्लेसेस। रिवर गंगा is dead at many places where pollution level is very high। pollution level is very high। जहां जो है प्रदूषण लेवल बहुत बढ़ गया है, वहां पर रिवर गंगा एकदम डेड है। अब इसमें क्या हुआ कि 1985 में एम्बिशियस प्लान टू सेव रिवर, 1985 में एक महत्वाकांक्षी प्लान बना कि कैसे हम रिवर गंगा को बचा सकें। In 1985 एम्बिशियस प्लान टू सेव, महत्वाकांक्षी ambitious plan to save river गंगा। रिवर गंगा को सेव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्लान बनाया गया, कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान 1985 में एम्बिशियस प्लान टू सेव रिवर गंगा, उसको बोले हम लोग गंगा एक्शन प्लान। दिस वाज द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड, ये लॉन्च किया गया। ओके,
तो उसका एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ दिस एम्बिशियस प्लान, गंगा एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान के लक्ष्य क्या थे? व्हाट वाज द एम? द एम ऑफ गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान to reduce the pollution level in river Ganga, to reduce the pollution level, to reduce the pollution level in the river. इस नदी में pollution level को घटाना मुख्य उद्देश्य था। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ऑलरेडी रिवर गंगा को बेकार कर दिया है। बहुत सारे जगहों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज नदी को पॉल्यूटेड बना दिया है, ऑलरेडी डैमेज द रिवर गंगा। कौन कौन? इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड increasing human population has already damaged river Ganga, already damaged the mighty river, Our Ganga is a mighty river, बहुत शक्तिशाली नदी है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। So I say this river is a mighty river, ये बहुत शक्तिशाली नदी है इतिहास से ही। When इसके बारे में एक प्रचलित कहानी भी है कि when सिकंदर came to India, तो वहां से कहा गया था गंगा के पानी को लाने के लिए, वेरी फेमस स्टोरी। तो गंगा उसमें बहुत क्लीन, साफ सुथरी नदी थी, लेकिन आज हमारे क्रियाकलापों ने इस रिवर गंगा को, इस माइटी रिवर को, इसके रूप को बदल दिया है। सो वी हैव एम्बिशियस प्लान टू सेव, रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर। कैसे हम लोग पोल्यूशन लेवल को रिवर से हटाएंगे, कितना कम कर पाएंगे? Now the government of India, आज हमारी सरकारें, has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga. आज जो है हमारी सरकार, now government has launched, government has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga। क्लीन गंगा एक नेशनल मिशन है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। न्यू इनिशिएटिव known as National Mission for Clean Ganga, that is National Mission for Clean Ganga, NMCG। कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यू हैव सीन कानपुर, उत्तर प्रदेश, वहां पर गंगा बहुत ज्यादा प्रदूषित है। देयर रिवर गंगा इज वेरी वेरी पॉल्यूटेड। When you go to Kanpur, you see how much the Ganga is polluted at Kanpur, क्योंकि this is a very highly populated areas of उत्तर प्रदेश, and वहाँ पर लोग स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं उसी रिवर नदी में, वहाँ फूल देवी देवताओं की प्रतिमा का बराबर विसर्जन करते हैं, बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी रिवर गंगा में डाल देते हैं। कानपुर में गंगा का जल स्तर बहुत कम है। The water levels of river Ganga at Kanpur is very less। इसके अलावा कानपुर में 5000 उद्योग हैं। There are 5000 industries in Kanpur, and
या जैसे कि खाद के, लेदर के, पेंट्स के, इन उद्योगों का हानिकारक पदार्थ, द हार्मफुल केमिकल्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली थ्रोन इन रिवर गंगा, और ये हानिकारक पदार्थ गंगा में मिलाते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। What are the factors? What are the factors responsible for water pollution? वाटर के पॉल्यूशन के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? What steps can be taken? अब इसमें हम लोग देखेंगे what step can be taken to restore the river Ganga, to restore the river Ganga. तो what are the factor responsible for water pollution? वाटर पॉल्यूशन के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है, और कौन से स्टेप हम लोग लेंगे कि रिवर गंगा जो है वो अपनी पुरानी खोई हुई संपदा को रिस्टोर कर ले। रिवर गंगा के लिए हम लोग कौन सा ऐसा स्टेप अपनाएंगे जिससे उसकी रिस्टोर हो जाए, कैन रिस्टोर द रिवर गंगा। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहां पढ़ेंगे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, ये पहला चीज पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा कि डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, पहला है डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड waste, dumping of untreated सीवेज को बिना ट्रीट किए हुए सीवेज मीन्स जगह जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्शन पूरा हो जाता है, कॉज वाटर पोल्यूशन। यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कृषि में भी ये रेस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑल्सो, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एंड डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, untreated industrial waste, discharging untreated industrial waste, ये सब चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर पॉल्यूशन के लिए। ये रेस्पॉन्सिबल है डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो खाद वगैरह हम लोग यूज कर देते हैं और जितने भी कूड़े करकट है एक जगह पूरा इकट्ठा कर लेते हैं। यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर और डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीट किए हुए डिस्चार्ज कर देते हैं, दैट इज वेरी वेरी अनफेयर। अब यहां पर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज कॉजेस केमिकल कंटामिनेशन। इंडस्ट्रीज कॉजेस केमिकल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। इंडस्ट्री से पूरे जो है रासायनिक रूप से ये वाटर कंटामिनेट होते हैं। केमिकल रिलीज कौन कौन होते हैं? केमिकल
रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ये कौन कौन केमिकल इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं? तो ये जो होते हैं आपके आर्सेनिक, लेड रिलीज होने वाले केमिकल्स हैं, फ्लोराइड्स which increases the toxicity, which increases the toxicity. ये क्या होते हैं? टॉक्सिसिटी, ये पानी को एकदम विषाक्त बना देते हैं, मतलब टॉक्सिक बना देते हैं। इंडस्ट्री सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड, कंट्रोल कैसे करेंगे इस इंडस्ट्रीज के वेस्ट को? कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब इंडस्ट्रीज के वेस्ट को हाउ विल वी कंट्रोल, ये भी हम पर निर्भर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज सपोज टू ट्रीट the waste produced before discharging. Treat the waste produced before discharging. Industry is supposed to treat the waste produced before discharging. Industries को पहले वेस्ट को ट्रीट कर लेना चाहिए डिस्चार्ज करने के पहले। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप डिसॉल्व्स इन वाटर, जैसे कि जो भी हम लोग क्रॉप को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, दिस डिसॉल्व इन वाटर। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? डिसॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड, और फील्ड से कहाँ चले जाते हैं? वाटर में चले जाते हैं, और सीप टू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड टेबल, ये ग्राउंड वाटर को ही पॉल्यूट कर देते हैं। तो जो भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हम लोग छींटते हैं उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? ये यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, ये क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। Protections of crops. These dissolve in water. These क्या करते हैं? Dissolve in water. ये भी पानी में घुल जाते हैं। Dissolve in water and are washed into water bodies. And are washed into वाटर बॉडीज, और ये वहां से वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। एंड दिस फ्रॉम फील्ड, और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर सीप इनटू द ग्राउंड, एंड दे सीप इनटू द ग्राउंड। ये सीप करते हैं कहां पर? सीप into the ground and pollute groundwater, और ये ग्राउंड वाटर को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देते हैं। समटाइम्स पॉन्ड विच लुक ग्रीन, कभी कभी तालाब में देखिएगा तो वो हरे दिखाई देंगे, ड्यू टू अल्गल ब्लूम। ये क्यों होता है? ड्यू टू अलगी, बिकॉज लॉट ऑफ अलगा जो है वहां पर ब्लूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बहुत उनको खाने के लिए मिलता है, सो वो वहां पर पूरे फल फूल जाते हैं। समटाइम्स पॉन्ड विच लुक ग्रीन फ्रॉम दिस डिस्टेंस बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ अलगल ग्रोइंग इन दम। पॉन्ड्स जो ग्रीन दिखाई देते हैं वो
क्यों? क्योंकि अलगा के कारण वहां होते हैं। तो अलगा के कारण क्यों? कि ये जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो पानी में जाते हैं वो अलगा के लिए भोजन के लिए काम करते हैं और उसमें वो अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द वाटर पॉल्यूशन। ये भी बताता है कि वाटर कितना हद तक दूषित है। वाटर पोल्यूशन। अब यहाँ पर व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, अब देखेंगे हम लोग, लेकिन अलगा के बारे में थोड़ा जान लें। Sometimes ponds looks green. You go to the pond, मान लीजिए कि ये पॉन्ड है, पॉन्ड कैसा दिखाई दे रहा है? पॉन्ड लुक्स ग्रीन। पॉन्ड ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है? दिस पॉन्ड इज लुकिंग ग्रीन, लेकिन पॉन्ड लुक्स ग्रीन फ्रॉम डिस्टेंस, ये दूर से ही पॉन्ड ग्रीन दिखाई देता है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ अलगा, उनके पास बहुत सारे अलगा होते हैं, अलगी प्लूरल, ग्रोइंग इन द वाटर बॉडी, इन द वाटर ऑफ वाटर। एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल, जैसे कि क्या होता है? इंडस्ट्रीज है, एक्सेसिव केमिकल ये पानी में डालते हैं। एक्सेसिव केमिकल comes from this industry to the pond. So excessive quantities of chemical, quantities of chemical which get washed from the field, washed from the field, these act as nutrient for alga. This acts as nutrient for alga. ये algae के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है, एंड फॉर न्यूट्रिएंट फॉर algae to flourish, ये इसी से फ्लरिश करते हैं। Once this algae die, जैसे ये algae मरेंगे तो क्या हो गया? ये algae कभी ना कभी मरवे करेंगे, जो लाइव मिला है वो जीते हैं तो मरते भी हैं। Once अगर हम बात करें, once these algae die, जब ये algae मर जाते हैं, they serve फूड फॉर डिकम्पोजर, मरे हुए अलगी भी किसी का फूड हो जाते हैं। देखिए केमिकल वगैरह, अगर इंडस्ट्रियल केमिकल वगैरह अगर नदी के पानियों में, पोखर तालाबों में आता है तो वो हरा दिखता है, क्योंकि अलगल ब्लूम, ग्रीन अलगी के कारण दिखाई देता है। और ये अलगी जो है केमिकल सब्सटेंस को अपने न्यूट्रिएंट के रूप में, अपने पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करता है। जब ये इसको अपने पोषक तत्व के रूप में लेते हैं तो उसमें अलगा ब्लूम, अलगा जो है बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश करते हैं। लेकिन समय बीतने के पश्चात ये अलगा का लाइफ टाइम भी खत्म होता है। जैसे इस अलगे का लाइफ टाइम खत्म होता है, डिकम्पोजर का लाइफ टाइम चला आता है, मतलब वहां पर डिकम्पोजर फ्लोरिश करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वंस द अलगा डाई, वंस दीज अलगी डाई, जब ये अलगी मर जाते हैं, दे सर्व food for decomposers like bacteria. A lot of oxygen in water bodies get used up। बहुत सारा ऑक्सीजन, जैसे कि मान लीजिए जैसे डिकम्पोजर यहाँ पर आए तो इस सड़े गले चीज को खाने के लिए ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और जैसे ही ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो वाटर लेवल का ऑक्सीजन कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। वाटर
used up. अब यहाँ पर this result in decrease in oxygen. ये क्या होता है? लेवल, ऑक्सीजन लेवल, and may kill living organism. देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम फिर एक बार बता दें कि जैसे ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड्स में जितने भी इंडस्ट्रीज के केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जा रहे हैं, वो एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं और एल्गी इसको खा के फ्लरिश करते हैं, बढ़ते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और जैसे एल्गी का लाइफ टाइम खत्म आता है, ये जो है डिकम्पोजर्स के फूड बन जाते हैं एल्गी। और एल्गी जब डिकम्पोजर के फूड बनते हैं, तो ये डिकम्पोजर एल्गी को खाने के लिए वाटर में जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूज अप करते हैं, और यूज अप करने से पानी के ऑक्सीजन बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, और वाटर जो होते हैं वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे उसके अंदर रहने वाली मछलियां, चाहे जीव जंतु मारे जाते हैं। तो दिस इज वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आप पानी पीने के पानी को सेफ बना सकते हैं। वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे पोर्टेबल वाटर, जो पानी पीने के लिए सुरक्षित है, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? अब यहाँ पर हम देंगे व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या है बच्चों? वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग is पोर्टेबल वाटर। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर है। इन लैटिन पॉट मीन्स ड्रिंक। 25% जो है पॉट का अर्थ होता है ड्रिंक। 25% ऑफ वर्ल्ड 25% ऑफ द वर्ल्ड population 25% of the world population is without safe drinking water, is without safe drinking water। यहाँ पर क्या है कि पोर्टेबल वैसे वाटर जो पीने के लिए बहुत फिट है, तो उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। दे आर नोन एज पोर्टेबल वाटर। और पोर्टेबल वाटर इन लैटिन पॉट का अर्थ होता है ड्रिंक। और 25% हमारे संसार की जो पॉपुलेशन है वो सेफ वाटर को ले ही नहीं रही। वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वाटर को आप बना सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग के लिए। वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। Water can be made safe for drinking। पीने के पानी को सुरक्षित किया जा सकता है। कैसे? पहला, बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग। दूसरा, क्लोरीनेशन is commonly used chemical method for purification of water,
इट इज डन, जैसे क्लोरिनेशन जो होता है हम लोग बराबर यूज करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। इसमें क्लोरीन टैबलेट्स आते हैं जो कि पानी में डाला जाता है, और इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट। ये क्लोरीन टैबलेट को डाल के किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर कॉमन हो गया, हर जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला CaOCl2, और you can write CaOClCl. This is the formula for bleaching powder. What can be done? अगर हम लोग की पर्सनली बात की जाए ऑन इंडिविजुअल लेवल पर, हम लोग क्या कर सकते हैं वाटर के पोल्यूशन को दूर करने के लिए। पहला 3 मंथ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। These are the 3 things which is very common weapon to save water and save water. अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी कपड़े को धो रहे हैं तो उस पानी को क्या करें, हम लोग गमले में डाल देते हैं। पानी को किसी तरह से वेस्ट नहीं करना है, हम लोग जितना मिनिमम यूज कर सकें। टैप वाटर अगर चला रहे हैं तो बस यूज करते समय ही उसका इस्तेमाल कीजिए। ब्रशिंग करते समय टैप को खोल नहीं देना है। तो अपने हद स्तर तक यही टेक्निक है, रिड्यूस कीजिए, रीयूज कीजिए एंड रिसाइकल कर दीजिए। दीज आर द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस water pollution. So today pollution of air and water chapter 18 का सेकेंड लेक्चर के साथ ही ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हुआ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।